सबसे बड़ा दंगल इस वक्त आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कोरोना काल के दौरान जिस तरह के हालात है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान शामिल हैं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और समरसरगंज सीटों पर एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत होने से वहां अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा से जुड़ रहे हैं अमित सिंह और मालदा से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं रुख करूं उससे पहले आपको बता दूं कि जबरदस्त सुबह सुबह के वक्त में तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर महिला पुरुष बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं और पहले मतदान फिर जलपान वाले बात पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। चाहे हम इंटीरियर्स की बात करें या फिर हम शहरी इलाकों की बात करें, बड़े तादाद में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। और सबसे बड़ी बात यह कि छठा जो फेज अभी बीता है, उस छठे फेज में 23 अप्रैल को 80% वोटिंग हुई है। हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, 80% छठे चरण में इस बार का जो उम्मीद जो की जा रही है वो तो उससे ज्यादा ही की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और इन कतारों को भी देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जब शाम में वोटिंग खत्म होगा उसके बाद पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज़रूर ज़्यादा दिखाई देगा। और सुबह से जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से ये कतार जो है इतनी ही बड़ी दिखाई दे रही है। कुछ वक्त के लिए तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेला लग गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये कतारें बढ़ती जा रही हैं और चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक दिखाई दे रही है। और आपको गेट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से लोग उसी तादाद में अंदर तक दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार से ज़्यादा होना है, क्योंकि और ख़ासकर जिस इलाके हम मौजूद हैं, मालदा आम के लिए यह इलाका प्रसिद्ध है। ऐसे में देश के कोने कोने में इस मालदा आम का नाम जाना जाता है। और ऐसे में यहाँ जिस तरह से सुबह सुबह लोगों की कतारें दिख रही हैं और ख़ासकर महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, ये लगता है कि इस बार यहाँ के वोटिंग परसेंटेज भी पूरे देश में ज़रूर आगे जाएगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर किस तरह से, ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर मेला लगा हो और लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये तो वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो लोग भी बूथ तक पहुँचने वाले हैं उनको सख्त यह हिदायत दी जा रही है कि मास्क उनको लेकर आना है और जो लोग भी मास्क लेकर नहीं पहुंच रहे हैं उनको यहां पर मास्क और बूथ के अंदर जाने से पहले हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में चाहे पहला चरण का चुनाव हो या फिर आज 7वें चरण में वोट डाले जा रहे हों, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जब लोग सुबह सुबह उठते हैं और पहले बूथ तक पहुँचकर पहले मतदान और फिर जलपान की बात जरूर आगे रखकर और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आपसे और तस्वीरें जरूर जानूंगी और देखूंगी। इधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में वोट डाला है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है, क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फ़ायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिक्स इज़ फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं भवानीपुर से, जहां पर थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे और उन्होंने हमला किया है मौजूदा सरकार पर और बीजेपी पर। वो कह रहे हैं अमित कि इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे चुनाव में जिस तरह का रोल अदा किया ये साफ नजर आता है, लेकिन सच तो यह है कि वो उसी सिस्टम के तहत ही सत्ता में पहले भी आए और इस बार भी आएंगे। अगर आएंगे तो उसी की बदौलत आएंगे। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठना कितना वाजिब है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल जो है टीएमसी जो है फर्स्ट फेज से ही उठा रही है, यहाँ तक कि जब 8 फेज़ों में चुनाव यहाँ पर फैसला लिया था चुनाव आयोग ने कराने के लिए, और चुनाव आयोग ने बाकायदा इसके पीछे दलील दी थी कि हिंसा जिस तरीके से हो रही है हुई है बीते दिनों, उसको देखते हुए 8 फेज़ में जो तब भी जो है टीएमसी जो है इस पर सवाल उठा चुकी है, और अभी तक टीएमसी जो है इस पूरे मसले पर सवाल उठाती रही है। अब हालांकि कोविड को लेकर सवाल उठा रही है टीएमसी, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो फैसले रहे हैं उसी की वजह से जो है बीते 10 साल जो है ममता बनर्जी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में थी, और जाहिर तौर पे अगर 2 मई के चुनावी नतीजे जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि 2/3 मेजॉरिटी टीएमसी को मिलने वाली है, हालांकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि जो मेजॉरिटी है उनके पक्ष में अब तक वो जो है मैजिक का जो आंकड़ा है वो छू चुके हैं। अब बीजेपी का साफ साफ ये दावा है, लेकिन अब जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है तो जाहिर तौर पर For the voters of the Baliganj Assembly constituency and elsewhere in Bengal, I want to tell them that this is your greatest right in a democracy to cast your valuable vote. There have been many instances where our polling agents have not been allowed to get inside the polling stations. There have been many instances where in fact they have been trying to create problems right from the morning, and even in yesterday also there were certain problems which there was sought to be created. But again, I will request people, please go out to vote. We've requested the central forces to be there and to be there at your to help you so that you can exercise your greatest right in a democracy, which is your right to vote. So I really request the people to go out and vote today. This is the greatest right and festival in a democracy, and for Baliganj, if we want to see better times in Baliganj. hopeful are you? तो बालीगंज में किस तरह की वोटिंग हो रही है, और साथ ही उम्मीदवार अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं मतदाताओं से कि भाई आप आइए, घरों से बाहर निकलिए, पहले आप वोट कास्ट कीजिए, फिर जलपान कीजिए। मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, इस बार की जो ये फेज है जिसमें 5 जिलों की 34 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें 2 फैक्टर बेहद अहम है। इसमें एक है दलित फैक्टर, दूसरा है मुस्लिम फैक्टर। आप मालदा के जिस इलाके में मौजूद हैं, लोगों से आप जरूर जुड़ रहे होंगे, एक मोटे तौर पर उनकी सोच और राय क्या है इस बार चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए जहां पर हम अभी मौजूद है, गजोल, जो मालदा जिले का गजोल विधानसभा है, यहां पर यह सुरक्षित सीट है, और जो लोगों से मेरी बात हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर ज़रूर विश्वास है कि इस बार जो सीपीएमएफ की तैनाती हुई है, इससे लोग ये ज़रूर मानते हैं कि इस बार जो हिंसा और हंगामे की बात होती थी, शायद वो बूथों पर ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और लोगों में उत्साह इस बार कुछ पिछले बार से ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात जो है, वो लोगों के मन में साफ तौर पर यह लग रहा है कि जहां भी वो मौजूद हैं, कम से कम किसी तरह का हंगामा और हिंसा ना हो, चाहे आने वाली सरकार हो उसमें किसी तरह लोगों को परेशानी ना हो, लोग शांति में अपनी ज़िंदगी बिताए, और ख़ास तौर पर विकास की बात हो। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों का मूड किस ओर जा रहा है। और जो ये इलाका है, माना जाता है कि ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, और सुबह सुबह लोगों में इतना उत्साह ये ज़रूर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि लोगों के मन में जो इस बार बैठा है वो विकास को लेकर, लोग मतदान करने के लिए यहाँ बूथ तक पहुँचे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाबा पहुँचे हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। उम्र इनका लगभग 90 वर्ष के आसपास होगा, लेकिन इनके मन में उत्साह है कि पहले वोट देना है और उसके बाद आगे का कोई काम करना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, और यही वजह है कि लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे हैं, पहले वोट देकर और उसके बाद अपना कोई अगला काम करेंगे। और तस्वीर एक और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों में उत्साह है। ये गेट से लोग धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इस बार काफ़ी होने वाली है, क्योंकि जिस नाम के लिए यह मालदा इलाका जाना जाता है, शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो ऐसे में इन लोगों का नाम एक बार फिर से इस इलाके के लोगों का नाम ऊपर जरूर जाएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। नामित के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने वार किया है और दावा किया है कि वो अपनी हार देखकर हताश हैं। चुनाव वो हार चुकी हैं, वो नंदीग्राम से। देखिए, ममता जी के बयानों को आप 2 भागों में विभाजित करिए, एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, तो नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं, और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान हैं, और इसलिए उनका आत्मविश्वास ख़त्म हो गया।
ज़मीन उनकी खिसक गई, उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। अमित, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं, बकौल कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम में वो हार चुकी हैं, भवानीपुर से वो इस बार लड़ी नहीं है, तो ममता बनर्जी हैं कहाँ? देखिए, दावे जो हैं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किए जा रहे हैं, दावे जो हैं अभिषेक बंदोपाध्याय की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, जनता क्या चाहती है, वो 2 मई को जो नतीजे आएंगे, जब वोटों की गिनती होगी, उस वक्त मालूम चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक तस्वीर आपको प्रीति दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से कोविड नियमों का पालन हो रहा है इस बूथ पर। यहाँ पर कोविड नियमों का कोलकाता पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस के जवान लगातार जो है वो कोविड नियमों का पालन करवा रहे हैं यहाँ पर, और जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो जवान हैं वो अंदर की तरफ मौजूद है। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा तादाद में निकल कर यहाँ पर आ रही हैं, और ख़ासतौर से कुछ जो उम्रदराज महिलाएं, सीनियर सिटीजन आ रही है, उन्हें तुरंत जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अंदर लेके जाते हैं, जो नियम है नियम के मुताबिक लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से कोविड नियमों का पालन हो रहा है। और अच्छी बात यहाँ पर बताऊँ कि जितने भी लोग अपने घरों से, जितनी भी महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, वो सभी महिलाएँ जो हैं यहाँ पर देखिए पानी के पाउच भी यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, चुनाव आयोग की तरफ से रखे जा रहे हैं। और ये महिलाओं की लाइनें हैं यहाँ पर देखिए अब तस्वीरों में। और अच्छी बात यह है कि जो भी लोग इस वक्त घर से बाहर निकलना चाहें, वो पुरुष हो या महिलाएं, वो सभी लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स की तादाद भी वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है वोटिंग की संख्या में। टीएमसी की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार 2 तारीख को बन रही है जब गिनती होगी। बीजेपी की तरफ से अपनी दावे किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार चुकी हैं, भवानीपुर से चुनाव लड़ी नहीं है, तो एग्जिस्ट कहाँ करती हैं। एक वोटर हमारे साथ, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, रेगुलर वोटर हूँ। अच्छा, क्या क्या बातें आपके जहन में है वोट करते वक्त? एजेंडा डेवलपमेंट होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा तादाद में निकलकर वोट कर रही हैं, जो आप लोगों की है। महिलाएं इस बार के वोटिंग में जो कुल अभी तक देखा गया है, सबसे ज़्यादा वजह क्या है महिलाओं के निकलने का? महिलाएं हमेशा से ही निकलती हैं यहाँ पे। वुमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो वुमेन हमेशा निकलती है। इस बार कुछ खासा है, पुरुषों से ज़्यादा तादाद में जो है महिलाएं, हर जगह देखा जाए तो लाइन ज़्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा से होती है। बंगाल में तो हमेशा से होती है। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? नहीं। ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं। वोट करने के बाद ब्रेकफास्ट? जी हाँ। तो वोट करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगी। अब तो इस तरीके का जो महिलाएं हैं वो पूरे बंगाल में, इनका साफ साफ ये कहना है। और देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं प्रीति, देखिए किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है वो लगातार वो निकल रहे हैं घरों से, और इस तरीके से वो अपने परिवार के फैमिली मेम्बर्स के साथ वो लगातार वो बाहर निकल रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया है, और इस वजह से जो क्यूआरटी वैन है, ये क्यूआरटी वैन के ये सदस्य हैं जो हैं। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है अमित, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, जिनको मैं बता भी दूंगी। यहाँ पर लगातार फोर्सेस की तैनाती की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जा रहा है अभी जो 7वां चरण है उसमें चुनाव। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फेजेस अभी तक हुए हैं, इस वक्त तो 1-2 क्या 3-4 खबरें आ जाती थी कि वहाँ टीएमसी और बीजेपी के नेता भिड़ गए हैं, वहाँ पोलिंग एजेंट से भिड़ंत हो गई है किसी पार्टी के नेताओं की। लेकिन इस बार का जो चुनाव है चंद्रमोहन, 7वें चरण में आते आते मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, तो काफी सुकून भरा है ये सोचकर कि कम से कम 7वें चरण में हिंसा की कोई खबर नहीं है अब तक। बिल्कुल, देखिए अब तक जो खबरें नहीं आई है हिंसा और हंगामा जो बंगाल में हमेशा चुनाव में होते रहा है, ऐसे में ये सुकून भरी ज़रूर है। हालांकि दिन भर अभी वोटिंग बाकी है और कहाँ क्या हो जाए ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में सीपीएमएफ की तैनाती हुई है, और ख़ासकर जब इलाके में परेड होती है और लोग जब गांव जाकर और जो सीपीएमएफ के जवान हैं लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं और बूथ के अंदर आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसे में हिंसा और हंगामे की खबरें ज़रूर कम आती हैं। लेकिन अभी सुबह का वक्त है और ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ क्या हो जाए, लेकिन यह ज़रूर है कि लोगों में निश्चिंता का भाव सीपीएमएफ की तैनाती को लेकर है। यही वजह है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है। और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, सामने आरपीएफ के जवान तैनात हैं, जब लोगों को कतार में खड़ा करा रहे हैं। और जब इस ग्राउंड में आप स्कूल के ग्राउंड में पहुँचेंगी तो गेट पर भी तैनाती है उनकी। जो लोग भी अंदर पहुँच रहे हैं उनका पहले आई कार्ड देखा जाता है और फिर अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। तो कहीं ना कहीं
पहले ही जो हंगामा करने वाले लोग हैं उस भीड़ को छांटने की भी कोशिश की गई है और सीपीएमएफ की तैनाती लोगों के मन में यह निश्चिंतता का भाव भी पैदा कर रहा है कि इनके रहते शायद हिंसा और हंगामा नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं बीएसएफ की तैनाती है, कहीं आरपीएफ की तैनाती है, कहीं जो सीआरपी हैं उनकी तैनाती है। तो लोगों में इस बात को लेकर ज़रूर यह निश्चिंतता है कि जब वो बूथ तक पहुंचेंगे तो उनके साथ किसी तरह का हंगामा और हिंसा दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि जो ये कतारें हैं ये धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। देखिए आपकी जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको महिला मतदाता ही नजर आ रही हैं जो चंद्रमोहन तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अमित, एक बार फिर से जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए प्रीति, सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक जो है कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं आई। जिस तरीके से हमने उत्तर 24 परगना में चुनाव हो रहे थे बैरकपुर के इलाके में, तो जिस तरीके से देखा था कि वोटिंग से पहले ही बीजपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई थी, वैसी कोई खबरें अभी तक नहीं आई है। वजह यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है, जो QRT वैन है, वो लगातार जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से जो है हिंसा की खबरें कहीं नहीं आई है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये बहुत VVIP इलाका है कोलकाता का, और यहाँ पर देखिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर तस्वीरों में। तो इस तरीके की स्थिति जो है केवल भवानीपुर में नहीं, बालीगंज और जो दूसरे विधानसभा के चुनाव इलाके हैं जहां पर चुनाव इस वक्त हो रहे हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से यहां पर जब किसी को अंदर ले जाने के लिए कहा जाता है कि अंदर जो है लाइनें खाली हो गई हैं, तब उस वक्त जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए फेस शील्ड लगाए हुए, मास्क लगाए हुए, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर बताएं कि जितने भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सभी कोविड नियमों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और सभी लोग जो हैं वो मास्क पहन के निकल रहे हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में देखा था कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उन्हें मास्क यहाँ पर बांटना पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जितने भी लोगों को देखेंगे वो घर से ही मास्क लगाकर वो निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको कि देखिए किस तरीके से महिलाएं निकल रही हैं, और जैसे ही महिलाएं निकल रही हैं उनको जो है कोलकाता पुलिस के जवान अगर दिक्कत नहीं होती ये तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिएगा। तो 5 जिलों की 34 सीटों पर वोटिंग इस वक्त पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान के तहत हो रही है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मतदान से पहले अपील की उन तमाम बंगाल के लोगों को कि आप अगर मतदान करने जा रहे हैं तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे जरूर अपनाएं, क्योंकि कोरोना बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है पूरे देश में, दुनिया में। और इस वक्त अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 23,000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 350 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पार पहुंच चुका है। पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा रहा है। यही नहीं, राज्य के कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच गई है। तो पॉजिटिविटी रेट को आप सोचकर देखिए कितनी ज्यादा चिंताएं हो जाती हैं। 30% के करीब दिल्ली में इस वक्त कोरोना के पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुके हैं और राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस 94,000 के पार पहुंच गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 350 लोगों की जान चली गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बेहद डराने वाले, और इसी में बार बार ये कहा जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 हफ्ते और एक्सटेंड किया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले, कम से कम निकले और उस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, जिसकी वजह से इतने व्यापक स्तर पर दिल्ली में केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 23,000 नए केसेस सामने आए हैं। 350 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। और दिल्ली में कोरोना के भारी पड़ रहे कहर और लॉकडाउन के बीच जारी बेड की कमी से निपटने के लिए छतरपुर में आईटीबीपी ने कोविड अस्पताल तैयार किया है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज से हो रही है और इसमें मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस सेंटर में उन्हीं मरीजों को भर्ती करने का नियम बनाया गया है जिन्हें दिल्ली के अलग अलग जिलों के एसडीओ रेफर करेंगे।
मरीजों के सीधे पहुंचने पर उन्हें यहां भर्ती नहीं किया जाएगा। तो कुछ नियम कायदे जरूर किए गए हैं, लेकिन सच ये है कि आईटीबीपी की पहल बहुत सराहनीय है और ये इस पूरी पहल के मद्देनजर उन लोगों को मदद पहुंच रही है जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें एडमिशन के लिए हो रही है। छतरपुर में आईटीबीपी ने कोविड अस्पताल तैयार किया है और सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज से हुई है, जिसमें खास तौर पर एक नियम है। वो नियम ये है कि दिल्ली में अलग अलग जिलों के एसडीओ रेफर करेंगे, उन्हीं मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। दिल्ली से बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं हम। कोरोना का कहर यहां पर भी जारी है। एक दिन में राज्य के कोरोना के 66,191 नए केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 832 लोगों की जान चली गई है। एक दिन में ये मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा परेशान करता है। एक दिन में 61,450 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,542 नए मामले मिले हैं। 64 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 8,478 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना हालात के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत परेशान कर रही हैं। कोरोना से 832 लोगों की जान अभी तक पिछले 24 घंटों में जा चुकी है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, मौजूदा हालात पर सरकार साथ ही जो लोग हैं उनका सहयोग कितना मिल पा रहा है, क्योंकि ये बिना सहयोग या सामंजस्य के इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा प्रीति, आपने देखिए जो कल के आंकड़े थे काफी ज्यादा डरावने वाले थे। 65,000 से ज्यादा मामले और 832, मैं आपको 832 इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि 24 घंटे में 832 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरी रेस्ट्रिक्शन सरकार ने की गई है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें हैं। बाकायदा मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग की जा रही है कि जो बगैर बेवजह बाहर घूम रहे हैं वो बाहर ना घूमे, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार जिस तरीके से फैलता जा रहा है, काफी ज्यादा संकट की घड़ी है महाराष्ट्र में और मुंबई में। ये देखिए जिस तरीके से विजुअल्स आप देख सकते हैं कि बड़ी मुस्तैदी से पुलिस हर किसी को जो भी सस्पिशियस लग रहा है उन्हें चेकिंग करके जांच कर रही है कि आखिरकार वो घर से बाहर क्यों निकले हैं, क्या वजह है, उनसे सवाल जवाब कर रही है। और यही वजह है कि जो लोग बेवजह या फिर बिना किसी काम के वजह से बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस बाकायदा यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में वो काफी डरावने वाले हैं प्रीति। लेकिन 3 बड़ी चीजें जो राहत भरी कर हम 24 घंटे में देख सकते हैं, 3 बड़ी चीजें ये हैं कि मुंबई में पिछले 10 दिन का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। 10 दिन पहले कोरोना वायरस का आंकड़ा 11,000 के आसपास था, कल ये आंकड़ा घटकर 5,000 तक पहुंच गया। दूसरी अच्छी खबर ये थी कि महाराष्ट्र सरकार ने 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री कर दी है। यानी कि 1 मई से जो तीसरा चरण होगा वैक्सीनेशन का 18 साल के ऊपर का, उसका जो भी खर्चा होगा महाराष्ट्र सरकार बेयर करेगी, सबको वैक्सीनेशन फ्री मिलेगी। तीसरी अच्छी खबर ये थी कि महाराष्ट्र के जो मुंबई के टॉम्बे में BPCL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड गैस लिमिटेड, वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। उसी के बगल में ग्राउंड में एक कोविड सेंटर बनाया जाएगा ताकि मुंबई में महाराष्ट्र जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं, उनकी वजह से ये जो ऑक्सीजन प्लांट के बगल में ही कोविड सेंटर बनाया जा रहा है 2000 बेड का, वो काफी राहत भरी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये चेकिंग चल रही है और लोग बाकायदा मुंबई पुलिस यहाँ पे दिन रात मेहनत करके पूछ रही कि किस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या वजह है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी असली अगर वो बेवजह से बाहर निकले उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि ओवरऑल करके बात की जाए तो मुंबई की स्थिति थोड़ी सी BMC बोल रही कि कंट्रोल में है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 832 लोगों की मौत हो गई है। यही वजह है जी बीते 10 दिनों में विवेक जैसे आप बता रहे हैं आंकड़ों में सुधार हुआ है, केसेस जो सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 832 लोगों ने बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है, जो वाकई में चुनौतीपूर्ण है कि कैसे इस डिजिट को कम किया जाए। इधर गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिए हैं कि ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने पर जोर आप दें। उद्योग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाए। साथ ही गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों के पास जो भी स्टॉक है वो सरकार को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए ना हो। तो ये पहल बहुत कारगर हो सकती है विवेक, क्योंकि किस तरह से गृह मंत्रालय एक्शन में है और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को ही दी जानी चाहिए मौजूदा वक्त में। बिल्कुल सही बात आपने देखी, राज्य सरकार बार बार मांग कर रही थी कि महाराष्ट्र और मुंबई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं।
केंद्र सरकार ने भरपूर मदद की, ऑक्सीजन ट्रेनें चलाई और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन ट्रेन जो विशाखापट्टनम से चली है वो आज सुबह 8 बजे की या फिर 8:30 बजे के आसपास नवी मुंबई के कलमपुली स्टेशन में पहुंचेगी। 5 जो ऑक्सीजन सिलेंडर के जो बड़े टैंकर है वो पहुंच चुके हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की कमी बार बार मुंबई और आसपास के इलाकों में देखी जा रही थी उसको राहत भरी खबर है कि ऑक्सीजन पहुंचेगी। दूसरी जो ऑक्सीजन ट्रेन थी वो नासिक और नागपुर पहुंच चुकी है। तो यानी कि केंद्र सरकार अपने से भरपूर कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोग की मृत्यु हो रही है उसे किसी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जो भीड़ घर से बाहर निकल रही है, वो सबसे उसको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस अब कोई नॉर्मल या कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, जानलेवा बीमारी होती जा रही है। 24 घंटे में 832 लोगों की मौत। ये देखिए किस तरीके से मुंबई में ट्रैफिक लगता है। ये सुबह का वक्त है, प्राइवेट ऑफिस सारे बंद है, प्रीति आप अंदर लगाइए। प्राइवेट ऑफिस बंद होने के बावजूद ये देखिए भीड़ कितनी है, यहाँ पर ट्रैफिक कितना है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग्स लगा के ये जांच कर रही है कि कोई जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, और जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं उन्हें आसानी से छोड़ा नहीं जा रहा है। बाकायदा उनके ऊपर फाइन की जा रही है, बाकायदा उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, ताकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो घर से बाहर ना निकले। क्योंकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से जो कदम उठाने थे, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू कर दिया है, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन यानी कि कुल मिलाकर जो लोगों को बहुत जरूरत है या जो एसेंशियल सर्विसेज में है वही घर से बाहर निकलें, और अगर आप निकल रहे हैं तो आपके पास उसका दस्तावेज, कार्ड या पेपर कुछ होना चाहिए जो आप पुलिस को दिखा पाए, नहीं तो आपको बैरंग लौटा दिया जाएगा। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और पीपीई किट समेत हर स्तर पर मदद का भरोसा दिया, और ये सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बातचीत के बाद बनी। और इस बातचीत के दौरान अमेरिका भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने के लिए राजी हो गया है। भारत और अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी और अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। इससे पहले ब्रिटेन ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को मेडिकल सहायता भेजी है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प है। तो ये मैसेज बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसे वक्त में भारत को इस चीज की बहुत जरूरत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महामारी के इस संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही, और उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए, कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ काम मिलकर कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं, हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। और साथ ही देश में कोरोना का ग्राफ लगातार 7वें आसमान पर बना हुआ है। दूसरी लहर का ये तांडव चुनौतियों का पहाड़ साबित हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अब इस महामारी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चाबंदी शुरू की है। सच तो ये है कि आज की कड़ी में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे मुसीबतों की इस घड़ी में सरकार कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है, और कैसे सरकार एक एक जान बचाने की खातिर दिन रात एक किए हुए है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है। बेकाबू वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मुहिम। कोरोना पर नकेल कसने को एकजुट हुआ तंत्र। देश भर में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना के खिलाफ जिस जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है,
वो जंग कब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगी, ये अब तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच वो आंकड़े और डरा देते हैं जो महामारी के रजिस्टर में रोजाना दर्ज हो रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,49,691 दर्ज की गई है। देश में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 2,767 है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि एक दिन में 25,36,612 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। लगातार चौथा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुसीबत का ये दौर भले ही लंबा होता जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इसी भयावह मुसीबत से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई हरगिज आसान नहीं हो सकती। यही वजह है कि दूसरी लहर का सामना करने के लिए पूरा सरकारी अमला एकजुट हो चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन से मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया ताकि कोरोना पर ब्रेक लग सके। सरकार की कोशिशों का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाओं के सारे दरवाजों को कोरोना वायरस के खिलाफ खोल दिया गया है। इसी कड़ी में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के तहत देश भर में 551 PSA यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इन सभी प्लांट को पीएम केयर फंड से लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन सभी प्लांट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन प्लांट के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। ये प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन प्लांट के चालू होने के बाद अस्पतालों में ही ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। पीएम मोदी के इस फैसले का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राशि देने पर प्रधानमंत्री को बधाई। ये महत्वपूर्ण फैसला है जो जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला।
मैं देश भर में पीएम केयर्स से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। दरअसल देश में महामारी का ये ऐसा समय है जब तमाम राज्यों में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक की भारी किल्लत देखी जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि सरकार ने इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को आयोजित एक बैठक में सरकार ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम के तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। समय की बचत के लिए हवाई मार्ग से ऑक्सीजन के खाली कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिशन ऑक्सीजन में जुटा हुआ है। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लाने की बात हो या महामारी से निपटने वाली जरूरी दवाओं को लाने की, भारतीय वायुसेना दोगुनी ताकत से देश की मदद करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पीएम मोदी के निर्देशों पर उद्योग जगत भी मदद के लिए एकजुट होकर आगे आ गया है। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल की ये मुश्किलें भले ही पहाड़ सी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की एकजुट कोशिशें इस पहाड़ को भी ढहा सकती हैं और इसी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात जुटी है। चलिए, सबसे बड़ा दंगल में एक बार फिर से आपको हम बताते हैं क्या जानकारी और तस्वीरें 7वें चरण के वोटिंग की आ रही है। कोरोना के विकराल होते संकट के बीच पश्चिम बंगाल की जनता दिल खोलकर 7वें चरण के लिए वोट कर रही है। 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान शामिल है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और समसरगंज सीटों पर एक-एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत की वजह से वहां पर अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। भवानीपुर विधानसभा से जुड़ रहे हैं अमित सिंह और मालदा से चंद्रमोहन। दोनों ही सुबह से ही जबरदस्त तस्वीरें आज हो रहे मतदान की दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो इलाके हैं जहां पर टीएमसी से ज्यादा मजबूत 2016 के चुनाव में अगर मैं कहूं तो लेफ्ट थी, लेकिन क्या इस बार 2021 के चुनाव में कुछ बदलने वाला है? सीधे समझने के लिए चलते हैं। अमित सिंह भवानीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए कि भवानीपुर में इस बार क्या खेला होने वाला है?
जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं, तेज धूप हो गई है इस वक्त और अब जो यहाँ पर हर किसी के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो वहीं देखिए किस तरीके से जो है वोटर जो हैं वो निकल चुके हैं अपने घरों से बाहर। और देखिए महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर ज़्यादा है। वजह यह है, साफ है कि जब हमारे यहाँ पर लोगों से बात हो रही है, महिलाओं से बात हो रही है, तो वो विकास के एजेंडे पर यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। और मैं एक बार अंदर की तस्वीरें यहाँ से आपको अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो है वो वोटरों से बात करते हैं, उसके बाद बताते हैं। और अंदर जो है, अंदर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तो बहुत अत्याचार हुआ है। आगे में अगर सुशासन चाहिए, सुदिन चाहिए, तो हमको बोलना नहीं होगा, सबको मालूम है। चटर्जी को आप देख रहे हैं जो वोट कास्ट करके बाहर निकली है विक्ट्री का साइन दिखाती हुई, और पूरे ही बंगाली वेशभूषा में, पोशाक में वो नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर मौजूदा सरकार पर वो हमला बोलती हुई, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है सबको कि बीजेपी का होगा इस बार पश्चिम बंगाल। लेकिन हालात पर टीएमसी के लिए कितने बुरे हैं या फिर बीजेपी के लिए कितने अच्छे हैं, ये 7वें चरण के जो मतदाता हैं वो आज तय कर रहे हैं। हालांकि इस बार का अगर हम 2016 के चुनाव से कंपेयर करें तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। तो बीजेपी इन बदली हुई स्थितियों में अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने मतदान से पहले ट्वीट किया है और दिल खोलकर पश्चिम बंगाल की जनता को वोट करने के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आप मतदान जरूर कीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव का 7वां चरण है। लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के वक्त की सबसे बुनियादी जरूरत यही है कि आप अपने जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोरोना नियमों का विशेष ध्यान रखें। जिस व्यापक स्तर पर इस वक्त देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, और मतदान केंद्र पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं महिलाओं की और साथ ही साथ पुरुषों की। अलग अलग लाइनें हैं और इन लाइनों के साथ वो अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ मौजूद हैं। मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कोशिश की जा रही है काफ़ी हद तक कि अपनाई जाए। बहुत हद तक नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें इस बार 7वें चरण में आते आते बहुत बेहतर हो गई हैं, क्योंकि हमने बीते चरणों में देखा कि कई जगह तो ऐसे आलम था कि लोगों का जत्था आ रहा था वोट करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ना के बराबर थी। लेकिन इस बार 7वें चरण तक आते आते लोगों ने इस नियम को अपनाया है। हमारे साथ भवानीपुर से अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बताइए तस्वीरों के जरिए कि इस बार आप 7वें पड़ाव पर हैं, 7वें चरण में पहुंच चुके हैं, और आपने वो दोनों तस्वीरें देखी हैं जिसमें लोग कैसे भीड़ लगाकर मतदान करने के लिए बूथ तक पहुंच रहे थे। लेकिन 7वें चरण में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिख रहे हैं मतदान से पहले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, काफ़ी हद तक क्या जितने भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सभी मास्क पहनकर निकल रहे हैं और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का हर कोई यहाँ पर पालन कर रहा है। और देखिए सबसे अच्छी तस्वीर आपको बताऊं तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा था, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो उन्होंने सीधा यहाँ पर वोटरों से कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी 60+ है, सीनियर सिटीजन है। तो किसी के पैर में कोई दिक्कत हो, कोई खड़े होने में कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हें बताए, अंदर बैठने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो इस तरीके से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां हैं। और देखिए मैं सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बैठ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है अपने आप को तैयार करके, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो संक्रमित ना हो। तो वहीं सीनियर सिटीजन जो अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए, देखिए यहाँ पर किस तरीके से मास्क वगैरह पहन के, वैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग जो है और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर कर ले। तो तस्वीरें हर जगह की एक ही हैं, चाहे वो भवानीपुर की हो, बालीगंज की हो या फिर मालदा के तरफ की, हर तरफ जो है लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो 2 तारीख को सरकार बनाएगी, टीएमसी का दावा है कि वो 2 तारीख को सरकार बनाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी जो है पहुंचे थे, उन्होंने दावा किया कि 2/3 मेजोरिटी। देखिए जिस तरीके से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो महिला पहुंची है ये सीनियर सिटीजन है और अब इन्हें जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है वो अंदर की तरफ भेज रहा है। बैठने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए अंदर की व्यवस्थाएं की गई
गई हैं, तो ये जो सीनियर सिटीजन है अब अंदर जाएंगी और जब इनका टर्न आएगा तभी वो वोट करेंगे। देखिए, और सीनियर सिटीजन जो हैं अब अंदर से निकल भी रही हैं। जो सीनियर सिटीजन जिनको दिक्कत होती है कुछ, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी यहाँ पर आती हैं ताकि उन्हें आसानी से अंदर वो जा पाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन जो है अंदर से वोट करके बाहर भी निकल रही हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर वार किया और दावा किया कि वो अपनी हार देखकर हताश हैं। चुनाव वो हार चुकी हैं। वो नंदीग्राम से, देखिए, ममता जी के बयानों को अब दो भागों में विभाजित करिए। एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान हैं और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, ज़मीन उनकी खिसक गई। उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं और उनके बयानों में हताशा साफ झलक रही है। चंद्रमोहन, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि टीएमसी तो बार बार ये कह रही है कि बीजेपी जो भी कह रही है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। नतीजे 2 मई के बाद देख लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, ये चुनाव है और सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी अपना दावा कर रही है कि 2 मई दीदी गई, तो वहीं जो टीएमसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि दीदी फिर से सत्ता में आ रही हैं। लेकिन 2 मई को क्या होगा ये पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी कभी हुआ करते थे वो सभी लोग जो हैं वो लगभग बीजेपी के पास हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं में कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, चाहे उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकती हैं। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर अपना बढ़त बनाने के लिए पुरजोर ताकत लगाया है, इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी जो है वो अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। और अभी एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे जब लोग अपने घरों से निकले हैं और यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। तो ऐसे में जो बंगाल का चुनाव है ये पहले हिंसा और हंगामे के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार इस हिंसा और हंगामे में कमी आई है। जो लोग घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच रहे हैं उनके मन में भी कहीं यह जरूर। मैं आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें नुसरत जहां की तस्वीरें आ रही हैं। नुसरत जहां, देखिए, सेलिब्रिटी फैक्टर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। नुसरत जहां जो अभिनेत्री भी हैं, अब राजनेता बन गई हैं और उनके जो चाहे पार्लियामेंट में पहुंचने की तस्वीरें हो या फिर वैसे साधारण तौर पर दुर्गा पूजा में पहुंचने की तस्वीरें हो, हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। और ऐसे में जब वो टीएमसी के लिए वोट कास्ट करके निकली हैं, अपनी उंगली दिखाते हुए मताधिकार का प्रयोग किया है, उन्होंने कुछ कहती हुई। Ma'am, you campaigned in the length and breadth of it. How confident is Trinamool Congress of a victory on second day? Wherever I've been campaigning, I've seen people's support, people's love for only one face of the law, and that is our honorable CMs. And the rest, I think today we should not talk about it. Right now, the only thing that I would request all my friends from media to portray in front of people is to stay indoors, to take care of themselves, because we're going through a very tough situation. And on that note, I am also personally doing all virtual campaigning at the moment. For today being the last day of campaigns, we're all going virtual. So I would actually request people to stay indoors and take care of themselves. Ma'am, if the phases were shorter, do you think your numbers... तो नुसरत जहां को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आज Let's hope for the best and let's pray for humanity at the moment. तो थोड़ा आप सब संयम रखें और let's pray that we all come together and fight this. Thank you. बोलो दीदी, बोलो. Tell me, Didi, tell me. Finally, they have decided to stop the campaigning from the election commission. Don't you think it's too late? It is too late. Why was the EC sleeping all this while? Just when the PM decided that he would not be holding any public meetings or campaignings, just after that EC
decides to call off all the public meeting holdings. So it's not me who's thinking on this note. I think everybody else is also. Why was EC sleeping all this while? Why did not EC come up with something like this where campaigns should not be done for the entire length? Why all of a sudden when PM decided that no, we should not do it? So EC probably listens to PM and HM more than anybody else. It thinks more about them than the people. You have been campaigning so long. We've seen you out on the streets, on jeeps, on cars campaigning. Yes, 13 to 14 districts. Did you feel threatened by the virus and felt that no, this should be called off? But it wasn't really in our hands. Where everybody, both the parties, all the respective parties have been campaigning and doing their bits. Only when the election commission comes up, wakes up from the dream and says we cannot campaign anymore is when we had to go virtual. So on that note, when everything is all said and done, it's all done now, and we're facing a lot of problems at the moment. Let's just hope that we conquer this fight and we shall win also. Today is the last day of campaigning, finally. I'm going virtual. I'm going all out virtual. But are you relieved that it's over? No, I'm not yet relieved that it's over because it's too late when it's over. तो नुसरत जहां को आप सुन रहे थे जो वोट कास्ट करके बाहर निकली, और जब वो बाहर निकली तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो राजनीति पर बात नहीं करेंगी और मौजूदा कोरोना हालात पर अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कह सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री ने रैलियों को कॉल ऑफ करने की बात कही तब इलेक्शन कमीशन ने उन रैलियों पर पाबंदी लगाई जो पश्चिम बंगाल में होनी थी। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधती हुई नुसरत जहां, जो कि सीधे तौर पर ये कह रही थी कि अभी पूरा जो कैंपेन हुआ, जो रैलियां हुई, तब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया? क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि एक साथ इन चुनावों को करवाया जाए, 8 फेजेस में ना करवाया जाए। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी तब से लेकर इस 7वें पड़ाव के पहले तक ममता बनर्जी और उनके साथी ये बात कहते रहे, और नुसरत जहां भी इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करती हुई, और उन्होंने कहा कि मानवता के लिए बहुत बुरा दौर है, इस दौर से जल्द हम सबको बाहर निकलना होगा। हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सियासी वार पलटवार तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक और तस्वीर जो सामने आ रही है वो ये कि कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां पर डिस्पोजल जो ग्लव्स हैं वो दिए जा रहे हैं कि आप पहनिए उन ग्लव्स को, फिर मतदान कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए। तो ये जो प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है ये बहुत जरूरी है आज मतदान से पहले। बिल्कुल, देखिए, और उसी प्रोटोकॉल के जरिए जहां भी हम पहुंचे हैं अब तक वहां वोटिंग हो रहा है, और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और जो लोग भी यहां पर खड़े हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खड़ा कराने की कोशिश की जा रही है, और उनके पास आई कार्ड मौजूद है या नहीं ये भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और जो भी अंदर जाने वाले लोग हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं, आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग होता है और उसके बाद उनको हैंड ग्लव्स दिया जाता है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कतार में खड़े हैं और हैंड ग्लव्स लगाए हुए हैं, तो बिना हैंड ग्लव्स का अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो चुनाव आयोग की ओर से जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करने का निर्देश दिया गया है, वो चाहे हम इससे पहले दार्जिलिंग में मौजूद थे, वहाँ की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, और चाहे यहाँ पर ये पंडुआ हाई स्कूल जो है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं गजोल विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ भी उसी तरह के नियम फॉलो होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े हैं और जो लोग भी अंदर जाने वाले हैं उनको कोरोना का गाइडलाइन जो है वो मानना है और उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को शायद आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। और जहां तक रही बात लोगों की, तो लोगों में भी इसकी जागरूकता होनी ज़रूरी है, ताकि अगर हम घर से निकलें तो बिना मास्क का नहीं निकलें और बिना सैनिटाइज़र का नहीं निकलें, क्योंकि अपने भी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग को जो भी करना है वो ज़रूर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है कि जब वो घर से निकलें तो वो साथ में मास्क लगा कर निकलें और उनके हाथ में अगर सैनिटाइजर है तो शायद कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका भी यहाँ पर पालन होते हुए दिख रहा है। देखिए, 9:15 बजने वाले हैं और अब इंतजार उस बात का है कि 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आता है वो क्या रहा है। 7 से 9 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के बाद का जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो दिन के जो वोटिंग परसेंटेज होता है उस पर काफी निर्भर करता है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी।
today we are on the 7th phase of the polling, and Bengal has already completed polling in about 230 odd seats. And from whatever little I have gathered, in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. अमित, आप तो भवानीपुर में ही मौजूद हैं, जरा बताइए अभिषेक बनर्जी जो दावा कर रहे हैं 2/3 सीट से, अब वो कह रहे हैं कि 2/3 सीटें आएंगी टीएमसी को और ममता बनर्जी की हैट्रिक होगी इस बार सरकार में। तो आपने लोगों से बात की होगी, लोग इस बार जो वोट करने वाले हैं वो वोट कौन से मुद्दों पर होंगे? देखिए, फिलहाल जो लोग हैं, अगर हम इनसे बात करें तो सीधे यहाँ पर बात कर लेते हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अब एजेंडा क्या क्या है आपके इलाके का? मुद्दे क्या क्या है? क्या डेवलपमेंट है इस बार एजेंडा यहाँ पर? हाँ, डेवलपमेंट तो है। लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लोग अपना मास्क पहन के घूम रहे हैं, साथ में सैनिटाइजर, बहुत सारे लोग सैनिटाइजर लेके ये चल रहा है। बस यही क्या क्या है मुद्दे, क्या क्या हैं आपके इलाके? ठीक है, सब मुद्दे यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरीके से लोग जो हैं, कई लोग जो कुछ भी बोलने के लिए कतरा रहे हैं, लोग अपने लाइनों में खड़े हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो वहीं जो नेता है अभिषेक बंदोपाध्याय पहुंचे थे थोड़ी देर पहले यहाँ पर, अब उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार में आ रही है 2 मई को जब गिनती होगी। तो बीजेपी का अपना ही अलग दावा है कि अभी तक के जो चुनाव में जो मैजिक फिगर है वो बीजेपी टच कर चुकी है, बढ़त बना रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से दोनों पार्टियां जो हैं वो लगातार जो हैं वो दावे कर रही हैं, लेकिन असलियत क्या है वो 2 मई को ही मालूम चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन जिस तरीके से नेता जो है लगातार कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बातें करना, चाहे वो प्रधानमंत्री आज सुबह ट्वीट किए हों या फिर दूसरा जहां जो कि बालीगंज में वोट करके निकली हैं। इससे पहले हमने जब उनकी तस्वीरें देखी थी हेलीकॉप्टर से, वो लगातार चुनावी रैलियां कर रही थी, उसके बाद रैलियां रद्द हुई और वर्चुअल रैली करने लगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली रद्द की थी। तो जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर अब हर कोई बातें कर रहा है और जो लोग जो है वो काफी जागरूक है। देखिए, जितने भी लोग हैं वो घरों से मास्क पहन के निकले हैं। प्रीति, इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे 5वें 4थे फेज में, उस वक्त जो है चुनाव आयोग को मास्क बांटना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मास्क बांटना नहीं पड़ रहा। लोग जो है इतने जागरूक हुए कि जेब में सैनिटाइजर और मास्क पहनकर खुद ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हाथों में ग्लव्स है, ग्लव्स बांटे जा रहे हैं, अंदर की तरफ बांटे जा रहे हैं। फेस शील्ड है, हाथों में ग्लव्स है। इसी तरह लोग भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा जागरूक है कि किसी भी तरीके से कोरोना को हराना है। कोरोना को हराया केवल इसी जागरूकता की वजह से ही जाया जा सकता है, जो लोग मास्क पहन कर निकले, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो आप लगातार बातों में कह रहे थे, भाई बीजेपी कह रही है कि ये जो 294 हैं उन सीटों में उनकी 200 प्लस सीटें आएंगी। वहीं अभी अभिषेक बनर्जी जुड़े, उन्होंने कहा कि 2/3 सीटों पर सीधे टीएमसी आ रही है और एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ चंद्रमोहन, एक तरफ 2/3 है, दूसरी तरफ 200 प्लस वाला आंकड़ा है। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि 5 जिलों की 34 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। सबसे बड़ा दंगल की सबसे पहली और सबसे जबरदस्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया पर, और आगे भी देखते रहेंगे। देखते रहिए सबसे बड़ा दंगल। लेकिन अस्पताल में न बेड खाली हैं